सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है चलो। इसका कोई डाउट है क्या? तो पहला इसका आंसर डी है। इस वाले में डाउट है। इस सम का पी क्या फॉर्म हो रहा है देखना डाल के। वन टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है हो जाएगा सर। 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इसलिए इसका फॉर्म क्या होगा? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू बीटा 1 बाय क्या? x माइनस बीटा इंटू tan x cot बीटा -1। तो अब इसे इस वाले फॉर्म में लेके आ जा। लिमिट x टेंडिंग टू बीटा tan x cot बीटा -1 बाय x माइनस बीटा, क्या फॉर्म हो गया? 0 बाय 0। अब जब डिफरेंशिएट करेगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा ना, cot बीटा के रेस्पेक्ट में नहीं। तो डिफरेंशिएट करेगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? cot बीटा वो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 1 माइनस 0 अब तो हो गया। ठीक है चलो। तो बस एक बार देख लेता हूँ कोई डाउट मुझे मिला है क्या? नहीं ठीक है। मेरा डाउट हाँ भेज दे थोड़ा सा फिर अगर है तो कुछ। सर मैंने दे दिया है। चलो थोड़ा सा डाउट ले रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा वार्म अप कर रहा हूँ। ठीक है तो एक तरीके से क्योंकि गैप था, छुट्टी था, तो ठीक है इसीलिए तो थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं। आज ऐसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का थ्योरी आज खत्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास से एरिया शुरू करूंगा, इसलिए आज के डीपीपी में मैंने एरिया का एक वार्म अप डीपीपी नाम से भेजा है तुम लोग को। बेसिक है, एक बार वो कर लोगे तो और उसके बाद मेरे ख्याल में ठीक है ये वाला एक सम आया है। तो अब इसमें देख के कुछ फीलिंग आ रहा है? कोई भी कुछ बोल सकता है तो बोल सकता है, ओपन टू ऑल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों? क्योंकि एक 101 है और एक 100 है, तो क्या किया जाए? किसको किसको छोटा किया जाए? 1 माइनस एक्स टू पावर 50 101 इंटू dx। क्या कर सकता हूं? इसको अगर मैं u ले लूं और इसको अगर मैं v ले लूं, आ रहा है समझ में? हाँ सर। इससे क्या फायदा होगा? ये 1 माइनस एक्स टू पावर 50 होल टू द पावर 101 इंटू एक्स, कहां से कहां तक? 0 टू 1 माइनस 0 से 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 101 1 माइनस एक्स टू पावर 50 टू द पावर 100 इंटू माइनस 50 एक्स टू पावर 49 इंटू एक्स डीएक्स। कुछ खूबसूरत चीज हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देख। इस वाले में देख, क्या कुछ खूबसूरत चीज हो रहा है? I1 का वैल्यू ये तो 0 हो गया, माइनस 5050 बाहर निकल गया, प्लस 0 से 1 1 माइनस एक्स टू पावर 50 होल टू द पावर 100 एक्स टू पावर 50। अब इसका क्या करूं? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा क्या करूं? कोई बोलेगा नहीं? क्यों नहीं बोलोगे? माइनस एक्स। आया समझ में? क्या फायदा हुआ ये लिख के? जिसका डाउट था, इज इट ओके नाउ? हाँ सर। माइनस 5050 0 से 1, ठीक है रिपुंजित अब तो हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है अब उसके बाद तो कर सकते हो। ठीक है किसी को देखना है तो देख लो, तब तक मैं नेक्स्ट सम देखता हूँ। थोड़ा सा ऐसे ही कुछ सम्स लूंगा। और मैंने क्यों इतना दिन क्लास नहीं लिया, डाउट भी नहीं भेजा, सब कुछ बताऊंगा मैं थोड़ा सा। ठीक है मुझे एक प्रॉब्लम हो गया था, वो प्रॉब्लम अभी भी थोड़ा थोड़ा है, मगर मैं बहुत हद तक आ चुका हूँ, ओवरकम कर चुका हूँ उस प्रॉब्लम के ऊपर। एक एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। ठीक है तो ये समझ में आया? तो देखो फिर से मैं तुम्हें कहता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मुझे बोलने में कहीं भी शर्म नहीं लग रहा है ये कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे खत्म होते ही तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, तुम्हें बहुत सम्स करना होगा, डीपीपीस करना होगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। ठीक है डीपीपीस एक रिवीजन टेस्ट मैंने शुरू किया है, तुम लोग को मिल रहा है। ठीक है मैंने आज सिलेबस भेज दिया कि नेक्स्ट क्लास में क्या दूंगा।
ठीक है, 11 से शुरू किया और धीरे 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 पूरा 11-12 का चैप्टर मिला दूंगा। पीसीएम का माइंड टेस्ट दे रहा हूं तो करना होगा। ठीक है, रिवीजन सीट चाहिए, एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजा है, डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जेई मेंस जेई एडवांस पैटर्न दोनों टाइप का है। ठीक है, मतलब बस मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डबल डिजिट में मेहनत करना है, मतलब 10 घंटा या 10 से ज्यादा एवरी डे। ठीक है, तो एवरी डे डबल डिजिट में मेहनत करना है। ठीक है, चलो मैंने डाउट भेजा था। हाँ, अभी मैं एक एक करके देख, अभी तक तो अब मुझे मिला है, बहुत डाउट मिला है, कईयों ने भेजा है, तो जहां तक मैं कर पाऊँ। ठीक है, मैं बस एक एक करके, ठीक है, और नहीं तो उसके बाद क्लास के बाद आज ले लूंगा थोड़ा सा डाउट। हाँ, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड ऑन 01 एज इतना। तो किस वाले में डाउट है, 59 में या 60 में? सर 60। 60 वाला जब तू देख रहा है तो क्या तुझे इसमें न्यूटन लेबनिज वाला नहीं लग रहा है? एक फीलिंग आना पड़ेगा। हाँ, एक फीलिंग आना पड़ेगा कि इसको तुम लिमिट t टेंडिंग टू +0, 0 से t f ऑफ x dx को ऊपर लिख सकते हो और नीचे t² लिख सकते हो। तब क्या फॉर्म आया, 0/0। समझ में आया? इसको ऐसा लिखना। तो अब मैं अगर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या बनेगा, f ऑफ t न्यूटन लेबनिज से, और नीचे का डिफरेंशिएशन ट्वाइस t, और अब f ऑफ t का वैल्यू डाल दे, छोड़ दूं। अब तो फिर उसके बाद तो एक्सपेंशन कर, जो भी करना है वो तेरे ऊपर है, एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। ठीक है, ट्वाइस t क्यूब, या डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग को एक्सपेंशन आसान लगे। हाँ, साइन t का एक्सपेंशन था t माइनस t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, t क्यूब तक लिखोगे, नीचे t है। cos t का था 1 माइनस t² बाय 2 फैक्टोरियल। देखो एक्सपेंशन कितने आसानी से देता है। तुम बोलोगे सर एल हॉस्पिटल भी देता, मुझे उससे भी मिलता, पर एक्सपेंशन से डरो मत। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैंने देखा है कि एक्सपेंशन सर याद नहीं रहता है, यूज करोगे तभी याद रहेगा, यूज नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा। चलो, तो देखो मैं तो एक एक करके आ रहा हूँ, कईयों ने डाउट भेजा है। ठीक है, तो ये तो अभी मेरा आ गया ऋचा बर्मन का। उसके बाद डाउट आया अभिराज। अभिराज, हाँ सर। ये वाला, हाँ सर। मैं न्यूमरेटर के बारे में तुझे बता रहा हूं। हाँ, न्यूमरेटर के बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूमरेटर क्या है, 0 से π/2 x cos x प्लस 1 इंटू e⁻ sin x। मैं अगर अलग अलग कर दूं तो ये क्या हुआ, 0 से π/2 x cos x e⁻ sin x dx प्लस 0 से π/2 e⁻ sin x dx। कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? कोई कुछ बोलेगा, बोल सकता है तो बोल सकते हो, ओपन टू ऑल। किंग्स होगा। किंग्स किस में लगाऊं? नहीं होगा, किंग्स लगा के फायदा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड कैंसिलेशन। e⁻ sin x के साथ मैं e⁻ sin x cos x दे रहा हूं, क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है? हाँ। तो अगर मैं इसको u ले लूं और इसको v ले लूं, आया समझ में? मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं इसे u और इसे v ले लूं तो ये क्या बनेगा, 0 से π/2 x cos x e⁻ sin x dx प्लस क्या होगा, e⁻ sin x इंटू x। कहां से कहां तक, क्या कैंसिल होगा? e⁻ sin x cos x इंटू x dx, ये और ये कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर भी वैसे ही तुम्हें करना है, वो तुम्हारा काम होगा। चलो, तो अभिराज का हुआ। उसके बाद आर्यनदीप। हाँ सर। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो इसमें समझ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन। हाँ सर। तो बोले कि सर दिमाग में नहीं आता है, चिंता नहीं करना है, इसलिए तो समझिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम डिनोमिनेटर को घर में क्लास खत्म होने के बाद एक बार करो, ताकि आए दिमाग में।
वो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा पहले ही डिस्क्लेमर है, ठीक है, कि तुम लोग मुझे बोलोगे ही सर डेफिनेट का जब मैं रिवीजन कराऊंगा कि सर 2-3 क्लास और लीजिए, सर 2 क्लास और लीजिए, टॉपिक ही ऐसा है। मगर अब हम लोग ऐसा तो नहीं है कि डेफिनेट में अभी मैं तुम्हें पूरा मास्टर नहीं करवा सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोर्स भी खत्म करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में रिवीजन करते रहेंगे, उसका चिंता नहीं है, ठीक है। तो पहले कोर्स खत्म होना इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा सा अगर कम लेवल में भी चीजें खत्म होके हुआ है, मतलब वो ज्यादा है, लेटर ऑन बाद में दौरा दौरी करने से ये थोड़ा लंबा सम होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कंसीडर द पैराबोला y is equal to x square by 4. Consider the parabola y is equal to x square by 4 and the point f 0,1. तुम लोग सम को भी पढ़ते जाओ। Let a x1 y1 are endpoints on the parabola such that xk is greater than 0 a. तो a1 जो है वो x1 y1 है, such that OFA1 is k pi by n, तो ये pi by twice n होगा। यहाँ पे कहीं पे a2 है x2 y2, और जब तुम ये ज्वाइन करते हो तो ये भी pi by twice n है। तो 1 by n into f of ak चाहिए। f ak के बारे में कुछ पूछ रहा है, ठीक है, कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करने में क्या खराबी है। fa1 है, fa2 है, पाई बाय ट्वाइस n है, f मेरे पास 0,1 है। इस एंगल को कैसे यूज करूं? इस एंगल को यूज करने के लिए अगर मैं ये ज्वाइन कर देता हूं तो ये एंगल को या अगर मैं ये ज्वाइन कर देता हूं तो ये वाला पार्ट मेरे पास y के होगा। मैं भी सिर्फ ए के ही ले लेता हूँ, सपोज x के y के में ही देखता हूँ। हाँ, ये y के होगा, ये 1 माइनस y के होगा, और ये x के होगा। तो मेरे पास साइन k पाई बाय ट्वाइस n जो होगा वो x साइन k पाई बाय ट्वाइस n जो होगा वो x के डिवाइडेड बाय f a के होगा। मतलब f a के का जो वैल्यू होगा वो x के इंटू कॉसेक k पाई बाय ट्वाइस n होगा। y के तो x के टर्म में आ गया, x के क्या कांस्टेंट आएगा, ये अगर मुझे मिल गया, क्या मैं ये इसके टर्म में निकाल सकता हूँ? मैं 1 के टर्म में कुछ निकाल पाऊंगा। f a के x के y के को, f तुम्हारे पास 0,1 है और a के का वैल्यू तुम्हारे पास x के y के है, तो ये पाई बाय ट्वाइस n होगा। तो ये पाई बाय ट्वाइस n है, ये लिमिट है जस्ट सम का सम। कंसीडर द पैराबोला इतना वेयर एंड पॉइंट्स ऑन द पैराबोला OFAK का वैल्यू दिया हुआ है। सर हाँ बोलो। सर इसमें अगर हम लोग n को 1 मान ले तो सम आसान हो जाएगा। नहीं, n को 1 नहीं मान सकते ना, क्योंकि n ही तो इंफिनिटी की ओर जा रहा है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। वो n ही इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इसलिए n को 1 मानना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। सर लेकिन वो n जो हाँ हाँ बोलते जाओ। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ सर ये मैंने किया था, आपको भेजा है सर, आंसर नहीं निकल, मैथ्स नहीं कर रहा था। चलो मैं x के f a के तेरा आ गया y के प्लस 1। हाँ तो आया तो तेरा सेक्स स्क्वायर के टर्म में तो आ गया ना।
सेक्स स्क्वायर के टर्म में तो आया तेरे पास। हाँ रुक जा, ये रहा सम, ये था सम, ये था एफ के तेरे पास 0,1 है, एफ इसका 0,1 है, और ए के तेरे पास है एक्स के कॉमा वाई के। तो एफ ए के का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ एक्स के माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू वाई के माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर को तुम लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ, मगर मैं जानता हूं कि ये किस में लाई कर रहा है, ये लाइज ऑन पैराबोला कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब वाई के का वैल्यू एक्स के स्क्वायर बाय 4। तो एक्स के स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं ये वाला, तो ये 4 टाइम्स ऑफ वाई के प्लस वाई के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट, ये तो फिर वाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये 1 प्लस वाई के हो जाएगा। एफ ए के आ गया। अब एक पर्टिकुलर ए के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो ए है एक्स के कॉमा वाई के, ये एंगल तुम्हारे पास बना रहा है पाई बाय एन पाई के पाई बाय ट्वाइस एन। ये एफ है तेरे पास 0,1, ये तेरे पास वाई के है, तो ये वाई के है, और एफ ए के, तो ये एफ ए के का लेंथ है। तो वाई के, तो ये 1 माइनस वाई के हो गया। तो तेरे पास इस वाले ट्रायंगल में रिलेशन आएगा, अगर मैं इसको m ले लेता हूं तो एफ एम डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू कॉस पाई के बाय ट्वाइस एन। एफ एम के बदले क्या आया 1 माइनस वाई के, और एफ ए के बदले क्या आया, जो एफ ए के, मतलब ये तो एफ ए के ही होगा, एफ ए के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाय ट्वाइस एन। तो एफ ए के तुझे निकल गया, एफ ए के का ये वाई के बदले तुम डाल सकते हो। तब इसको एक काम करता हूँ, ठीक है, कॉस थीटा ही ले लेता हूँ। तो 1 माइनस वाई के बदले डाल सकता हूँ एफ ए के माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू एफ ए के। इसका मतलब एफ ए के साथ अगर ये इस साइड आया तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2। तो इसका मतलब एफ ए के इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसका मतलब एफ ए के का जो वैल्यू होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा का वैल्यू क्या था, के पाई बाय ट्वाइस एन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर के पाई बाय 4n। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब मुझे निकालना क्या था, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 बाय n समेशन ऑफ एफ ए के इज इक्वल टू 1 टू n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 बाय n इंटू समेशन, क्या ये लिमिट है जो सम में गिर रहा है, सेक स्क्वायर के पाई बाय 4n। के बाय n को किससे रिप्लेस कर दूंगा, x तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 टू 1 सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 4 इंटू डी एक्स। इससे आंसर नहीं आ रहा है, मैथ्स नहीं 10 कर रहा है ऑप्शन से। 10 पाई एक्स बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, कहां से कहां तक 0 टू 1, तो 4 बाय पाई। आंसर बी नहीं है, तूने इंटीग्रेशन में ये देना तू भूल गया होगा।
आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, नीचे ये पाई बाय 4 देना भूल गया होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या क्या बता देता हूँ एक बार। ठीक है, वो जो था क्या था, ठीक है, वो उसके सॉल्यूशन में ही था ये चीज। तो देखो f मालूम है, a के x के मालूम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो y के का वैल्यू x के स्क्वायर बाय 4। तो एफ ए के का वैल्यू पुटअप कर दो, एफ ए का वैल्यू 1 प्लस वाई के आ गया। तो एफ के वाई के बीच में और एक रिलेशन आ गया यहाँ से, हेंस एफ ए के जो है वो कंप्लीटली सेक के टर्म में आ गया। दोनों साइड लिमिट लगा दो तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आ जाता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आ जाता है, आंसर 4 बाय पाई आ गया। किसी को देखना है तो देख लो, इसे तो थोड़ा सा तुम्हें खुद या तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लेना मैंने क्या किया। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं बस डाउट्स ही ले रहा हूँ, तो आंसर बी है तो बी है। ठीक है, तो चलो ये तो आ गया। हाँ चलो, तो ये आर्यनदीप का हुआ। और थोड़ा सा डाउट लेके एक एक सबका ले लेता हूँ, और 2 बंदे ने भेजा है। आयांशु। हाँ सर। ठीक है, तो ये टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल, बार बार कह रहा हूँ, ये टॉपिक है थोड़ा सा टिपिकल। हाँ, और मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सम्स रियली डिफिकल्ट है। पास्ट ईयर आर्चाइव बनाओगे उसमें भी डिफिकल्ट है। मेरा जो क्वेश्चन बैंक होता है वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये वाला सम I इज इक्वल टू, मैं इसे छोड़ रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं केवल ये वाला बता देता हूं। किंग्स का एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी था, वो लगाने से क्या फायदा हो रहा है देख। अगर मैं किंग्स का सिमेट्रिक लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, तो x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? माइनस एक्स से। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यही है ना कि ऊपर में मुझे मैं इस चीज को हटाऊंगा। देखो, इस चीज को हटाऊंगा कैसे? dx बाय, समझ में आया? आ गया सर। अब इसे अगर तुम बनाओगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस कैन में तभी मैं बता देता हूं, बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो ऊपर e टू द पावर sin x आ गया, नीचे e टू द पावर sin x प्लस 1 2 माइनस cos ट्वाइस x। अब ये 1 लेता हूं, ये 1 2 लेता हूं, और 1 प्लस 2 करूंगा, ध्यान से। ठीक है, ओके। ये वाला एक सम में आज ऐसा सम कराऊंगा, तो ये खुद ही ट्राई करना, समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, ऐसा मैं एक सम लेके आया हूँ। ठीक है, अगर मुझे आज टाइम मिला, ठीक है, और नहीं मिला तो फिर मैं ठीक है तुझे बता दूंगा। कल तो मुझे टाइम नहीं मिला था, मगर आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा सम वाला टाइम निकालने का। उसके बाद है मनीष। ठीक है मनीष, और कुछ प्रॉब्लम लेके, ये लास्ट प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। उसके बाद क्लास शुरू करना है। एक वार्म अप की तरह हो गया। ठीक है, कि तुम्हें भी पता चल गया कि डेफिनेट में कुछ सम्स भी आए, डेफिनेट में उससे तुम्हें भी समझ में आया टॉपिक क्या है, कैसा है। ठीक है, मुझे भी समझ में आया कि कुछ बंदे लोग कर रहे हो। तो ये देखो, ये क्या लिमिट एज अ सम में चेंज करने से ये क्या हो जाएगा? बोलो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ 1 बाय n स्क्वायर sec स्क्वायर r square by n 4, तो r स्क्वायर by n square बाय n square। सर पहले में भी होगा, r होगा शायद, 1 by n square की जगह r by n square। r बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तुझे लिमिट एज अ सम का फॉर्म क्या था? सर वो मतलब हो गया था सर, मतलब हाँ, वो इंटीग्रेशन में मतलब प्रॉब्लम है। 10x स्क्वायर मतलब बड़ा हो गया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था मैंने। r बाय n का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए ये क्या फॉर्म हुआ तेरे पास? ये 0 से 1 इंटीग्रेशन होगा, ये x बन जाएगा नहीं क्या? हाँ सर। x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, यही हुआ ना ये? हाँ सर। तो x स्क्वायर को अगर मैं t ले लेता हूं तो ये 1/2 0 से 1, ये sec स्क्वायर t इंटू dt हो जाएगा, तब तो हो गया। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलो। वो इनइक्वालिटी है, नहीं करवाया अभी तक, करवाऊंगा। ठीक है, और ये क्या है? ये वाला सम तो आधा ही आया तेरा, इससे तो मुझे इसमें समझ में नहीं आया क्या ये वाला तेरा log t बाय 1 प्लस टी वाला। और नहीं, नीचे तूने भेजा है ना? हाँ, बोलते जा। ये हाँ,
मतलब ये क्या सब्स्टिट्यूट, मतलब cos twice थीटा से होगा ये क्या? ये करना क्या है इसे? सर ओके एक सेकंड। तू मुझे भेज दे, मैं भेज दूंगा बाद में तुझे, ठीक है? मैं ये लास्ट सम ले रहा हूँ हाँ तेरा। हाँ चलो सर। उसे उसे बाद में भेज देना, अभी कंसंट्रेट क्लास में कर, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा सा ये वाला लास्ट सम। हाँ, कोई बोलेगा 0 से 1, या तू ही बोल तूने क्या किया था? सर वो मतलब नहीं मिल रहा था। मतलब इसे पहले ब्रेक किया था अलग अलग करके? नहीं ये सर। ऐसा नहीं हो जाएगा, ट्वाइस एक्स माइनस 1 को ऐसा लिख सकता है, x माइनस 1 माइनस एक्स बाय, आ रहा है समझ में? ये लिख के क्या फायदा है? हाँ सर। 0 से 1 क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स x माइनस, ओके सर ठीक है। इसमें मगर किंग्स लगा देना, इसमें नहीं, इसमें किंग्स लगा देना, और उसके बाद tan इनवर्स x को t ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो चलो ओके अब सर। मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है चलो शुरू करता हूँ। तो हुआ यूं है कि तुम लोगों में से कई, ये एक्चुअली में लास्ट 1 मंथ का खेला है मेरा, हाँ, कि मैं जब भी क्लास करने 1 मंथ या 20 डेज से मैं जब भी क्लास करने के लिए आ रहा था, जस्ट क्लास से 5 मिनट्स पहले मुझे ये फील होता था कि मैं क्लास को कैंसिल कर दूं, मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। सोचो जूम किस टाइप से चीजों को अफेक्ट करता है ब्रेन में। मतलब मैं परेशान हो गया था, मेरा बॉडी वेट लॉस हो जाता था, और मैं क्लास में खड़ा रहता था। लास्ट 20 दिन से तुम्हें लग रहा होगा सर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, बीच में मैं फिर एरिया में चला गया, मतलब मैं मोटिवेशन ही नहीं ला पा रहा हूँ अंदर। हाँ, ये हालत हो गया था मेरे पास कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्लास नहीं करवा पाऊंगा, मतलब मैं कोई सम तुम लोग को नहीं करवा पाऊंगा, एकदम ब्लैंक हो जाता था मैं। डॉक्टर के पास भी गया, ही हैज गिवन मी एक मेडिसिन की वो दवाई, क्लास से पहले आप खा लिया कीजिएगा इसे, मगर फिर मुझे लगा उससे तो हैबिट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या हुआ कि पहले तो मुझे ये लगा कि मैंने थोड़ा स्टडी किया इंटरनेट में भी, और मैं ये तुम लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तुम लोग भी कर रहे हो, सब जगह कर रहे हो, तो एक इस चीज को एक सुंदर जगह लेके जाऊंगा अभी मैं। हाँ, तो होता यूं है कि तो ये जो मेरे साथ ये जो फीलिंग हो रहा था, इसे जूम एंजाइटी कहते हैं या जूम बर्नआउट कहते हैं। तो बर्नआउट किसी भी चीज से हो सकता है, एंजाइटी किसी भी चीज से हो सकता है। मतलब मेरे पास जो हैबिट है वो मुझे फिजिकल क्लास करने का हैबिट है। मैं स्टूडेंट्स का आंख देख के मैं समझता हूँ कि तुम्हें चीजें समझ में आया या नहीं। यहाँ पे मुझे कभी भी ये चीज समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं जब एक सम कराता हूँ मुझे लगता है इससे भी अच्छा सम कराऊं, इससे भी अच्छा सम कराऊं। ये जो मतलब क्लास में जो एक ये सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता है, तुम्हारा आंख जो मुझे नहीं दिखता है, उसके कारण मेरे अंदर एक एंजाइटी आ जाता है। सेकंड केस क्या है कि आदमी, तो इसलिए मैं लास्ट एक सप्ताह मैंने डाउट भी क्लियर नहीं किया, मैंने ज्यादा असाइनमेंट सीट भी तुम्हें नहीं भेजे, ठीक है? मैं एकदम चीजों से दूर हट गया था कि नहीं एक सप्ताह में पूरा रिलैक्स करता हूं। तो अभी बहुत हद तक मैंने कोप अप किया, और सबसे बड़ी तरीके से जिस आर्टिकल ने मुझे कोप अप करवाया वहां पे मैंने चीजों को पढ़ा कि हम लोग सिचुएशन के अनुसार हमारे ऊपर चीजें अफेक्ट करता है। सिचुएशन के अनुसार का मतलब ये है कि जब मैं क्लासरूम में रहता हूं तो मैं एक टीचर की तरह बिहेव करता हूं, मेरा पर्सनैलिटी। और जब मैं घर में आता हूं तो मेरी बच्ची जब मेरे पास आती है तो उसके साथ मैं डैडी की तरह बिहेव करता हूं। और मेरी मिसेज जब आके मुझसे चाय के बारे में पूछती है तो मैं उसे हस्बैंड की तरह उसके आगे बिहेव करता हूं। मेरा टीचर और घर का जो मेरा पर्सनैलिटी है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता था। जूम में वो इंटरसेक्ट होने लगा। कैसे? अब मैं बताता हूं तुम्हें। एक सम देता हूं, 5 मिनट का गैप देता हूं, 5 मिनट में बच्ची मेरे बगल में बैठी रहती है, पापा ये समझ में नहीं आया, तो पापा बन के उसे समझाना पड़ता है। तो इसे हम लोग
ये बीबीसी में जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, और ये तुम लोग के साथ भी होगा, हाँ, तो इसलिए मैं बस शेयर कर रहा हूँ कि घर में जब जूम करते हो तो तुम स्टूडेंट के साथ एक किसी के पेरेंट्स डॉटर किसी के पेरेंट्स के आगे तुम डॉटर बन जाते हो, सन बन जाते हो, मेरे आगे तुम टीचर स्टूडेंट बन जाते हो। इसको हम सेल्फ कॉम्प्लिसिटी थ्योरी कहते हैं। और कई बार ऐसा होने से जब हमारा ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स होता है तो हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव फीलिंग आता है, और ये नेगेटिव मतलब जब हमारा पर्सनालिटी कोलैप्स करने लगता है तो हमें एक एंजाइटी आता है। तो हो सकता है कि कभी तुम भी फील कर रहे होगे, इसलिए बस तुम्हारे साथ मैंने ये चीजों को शेयर करा। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये चीज, मतलब ये थोड़ा सा पढ़ने से पता चला कि ये केवल मतलब देखो क्या होता है कि हर समय एक ऐसा फील होता है ये क्या मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं ये बस मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत कॉमन, अगर बीबीसी बोल रहा है तो बहुतों के साथ हो रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं स्लो हो गया हूँ और थोड़ा सा डाउट कम क्लियर कर रहा था, थोड़ा सा क्लासेस भी कम ले रहा था। तुम लोग बोलोगे सर सुबह आप क्लास ले रहे हैं, मैं काफी क्लासेस भी ले रहा था जूम में, हाँ, तो हो सकता है उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ गया हो। एक तो ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि मुझे थोड़ा, मैं इस भी टेंशन में हूँ कि नवंबर से मैं इंस्टीट्यूट खोलूं ना खोलूं तो कैसे खोलूं, कोर्स कैसे लेके जाऊं, वो तो एक अलग परेशानी है ही, मगर एक अलग परेशानी यहाँ पे मुझे बहुत दिनों से दिकदारी दे रहा था। मगर अब मैंने अपने आप को ये वाला आर्टिकल पढ़ के मैं अपने आप को काफी ज्यादा मैंने, ठीक है, नॉर्मल मैं लेके आ गया हूं अपने आप में। तो चलो अब आगे हम सम को शुरू करते हैं हम लोग आज का, ठीक है। तो यही थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैं, ठीक है, मेंटली बीमार हो गया था अगर तुम मुझे बोलोगे तो। तो अब आज का क्लास शुरू करते हैं। एक मैंने ये सब चीजें तुम्हें एओडी में भी करवाया था, मगर तब तक हम लोग ने ग्राफ ज्यादा नहीं किया था, हाँ, मतलब ये वाले इस टाइप के फंक्शन में कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी दिया रहता है और a इज लेस देन x, a इज t इज लेस देन इक्वल टू x, या मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, ऐसा सम। मेरा कहना है कि मैंने अभी तक ऐसा सम जब भी देखा है तो मैं 99.9% बोलूंगा कि ऐसे सम में हर समय तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे। जैसे अगर मैं तुमसे प्रॉब्लम पूछता हूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी है, such that -2 is less than t is less than equal to x, -2 is less than x is less than equal to 2, और तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड -2 से लेके 2 तक g ऑफ x dx। हाँ, सम को एक बार लिख लोगे क्या, ये टाइप है उसका, हाँ, ये उसका टाइप है। यहाँ पे मैंने कुछ समझाया नहीं है, बस मैंने टाइप कर दिया है कि ऐसा जब तुम मैक्सिमम मिनिमम वाला देखोगे तो क्या करोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहा था और तुम लोगों के कारण मैंने मेरा बोलने का और एक रीजन है कि हो सकता है कि ये चीज दोबारा मेरे साथ बीच में कभी हो जाए, ठीक है, और तुम देखो तो ठीक है। तो और पर्सनली किसी चीज को माइंड नहीं करोगे कभी। मैं जब बंदा एंजाइटी में रहता है तो उसे थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा आता है, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, मगर कभी अगर मेरे मुंह से कभी किसी के बारे में कुछ गुस्से में निकल गया तो उसे पर्सनल मत लेना, हाँ। चलो आगे चलता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और सीरियसली कह रहा हूँ कि डीपीपी में सीरियस हो जाओ, हाँ, क्योंकि मुझे अब रिवीजन करवाना है डीपीपी और जो ये एग्जाम ले रहा हूं मैं, हाँ। तुम लोगों में से किसी का कहना था सर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसे दिलवा दीजिए, मगर इसे ऑनलाइन करवाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी मेरे पास ऑनलाइन के कुछ फिक्स फॉर्मेट होते हैं, जेई मेंस वाले में नहीं, जेई एडवांस वाले में। और ये जो अभी मैं तुम्हें टेस्ट भेज रहा हूँ ये फिक्स फॉर्मेट में नहीं है, कभी 8 क्वेश्चन होता है, कभी 10 क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, कभी मैथ्स में होता है। तो ये फिक्स इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए बहुत पूरा प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी फॉर ए टाइम बिंग मैं अभी तुम लोगों को ये इसी टाइप से पीडीएफ में दूंगा। मेरे ख्याल में एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है, दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी चीजें ऑनलाइन ही होगा, कितना भी चीजें ऑफलाइन हो जाए मगर मैक्सिमम चीज ऑनलाइन ही चलते रहेगा। ऑनलाइन अभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि, और जो हालत यूरोप में देख रहा हूँ उस हालत से तो फील ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कि चीजें इतना भी नॉर्मलाइज ना हो, हाँ, यूरोपियन कंट्री का भी जो सुनने में आ रहा है। तो एक प्रिंटर खरीद लो, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ।
और बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल में 5,000 6,000 में आ जाता है, लेजर प्रिंटर 7,000 में आ जाता है। एक प्रिंटर खरीद लो, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, एक मतलब टैब से इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रिंटर खरीदना टैब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि टैब में बड़ा बड़ा दिखता है मगर प्रिंटर में तुम्हारे हाथ में वो चीज आएगा। ठीक है, तो प्रिंटर अगर खरीद सकते हो तो एक प्रिंटर खरीद लो, और बेटर होगा, वो एक वर्थ इन्वेस्टमेंट होगा मेरे ख्यालों में। f(x), और जब तुम 1 साल के बाद घर में कोई छोटा भाई नहीं है तो उसे OLX में बेच देना, तो मेरे ख्याल में 4,000 रुपए तुम्हें मिल भी जाएगा। f(x) = 4 - x², g(x), मैक्सिमम ऑफ f(t) -2 से 2 तक, फाइन -2 से 2 g(x) dx। सॉल्यूशन। ठीक है, लेजर प्रिंटर है तो लेजर, क्योंकि लेजर प्रिंटर बहुत सस्ते में आ जाता है, रिफिलिंग भी बड़े सस्ते में हो जाता है। ठीक है, हाँ। मैं तो ओरिजिनल रिफिल यूज करता हूँ, 2,000 रुपए का लेके आता हूँ, बहुत कॉपी निकलता है। और डुप्लीकेट में अगर लेते जाओगे तो 800 रुपए में आता है और बहुत 2,000-3,000 कॉपी निकल जाता है। g(x) 100%। चलो, ऐसा सम में 99.9% वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो आप जरा ध्यान से देखो, सब ग्राफ किसका बनाओगे? f(x) का। तो f(x) मेरे पास है 4 - x²। तो इसका ग्राफ मैं जानता हूं -2 से 2 तक है। तो सुनाई दे रहा है रे? मैं बहुत देर तक बक रहा हूँ। हाँ ठीक है, बहुत देर तक मैं बका तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये है, हाँ ये ग्राफ है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि g(-12) क्या होगा, यहां से, अब यहां से सोचोगे तो g(-12) का मतलब है ये मैक्सिमम ऑफ f(t), अगर मैं -2 से लेके मेरा t -12 तक जाएगा। तो मतलब मेरा ग्राफ जो है अब वो -2 से शुरू होगा, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं और मैं -12 में खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा f(-12) होगा। तो मुझे बोलोगे यहां से लेके यहां तक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है? मतलब फंक्शन तो ये वैल्यूज ले रहा है ना, ये डॉट डॉट वैल्यूज ले रहा है, फंक्शन तो y ले रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है? f(-12). मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा x अगर मेरा 0 से छोटा है तो g(x) मेरे पास होगा मैक्सिमम ऑफ f(t), कहां से कहां तक? -2 से लेके x तक। इस चीज को समझो, मतलब -2 से लेके x तक मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहां पे लेगा? फंक्शन f(x) -2 से लेके x तक मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहां पे लेगा? ये करस्पॉन्डिंग f(x). तो इसका मतलब अगर x <0 है तो ये होगा। ठीक है, अगर x = 0 आया तब क्या हुआ? g(0), तब मैक्सिमम क्या है? देखो, अगर x 0 है तो मुझे मैक्सिमम ऑफ f(t) निकालना है, मतलब मुझे फंक्शन का मैक्सिमम निकालना है। t अगर 0 तक लाई करे तब मैक्सिमम क्या होगा? -2, 0 में फंक्शन का वैल्यू 4 है जो f(0) है। तो अब मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 4 है जो मेरे लिए f(0). तो g(1) क्या होगा तब? बोलो g(1) क्या होगा? जरा देखें तो g(1) क्या होगा? g(1) मेरे पास होगा मैक्सिमम ऑफ f(t). f(t) का मैक्सिमम जब t -0 से लेके 1 तक है। मगर अब -2 से लेके 1 में मैं जानता हूं कि मेरा फंक्शन ऑलरेडी मेरा मैक्सिमम ले चुका है या नहीं? ये f(1) है, ये f(0) है। तो मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है इसमें? f(0) मतलब 4। तो मतलब मेरा कहना है जब मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूं तो मैं जिस पॉइंट में रुक रहा हूं वही मेरा मैक्सिमम है। मगर जब मैं एक बार ऊपर चला गया उसके बाद अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम हर समय यही पॉइंट होगा। तो इसीलिए अगर मैं g(x) को अच्छे से लिखना चाहूं तो g(x) मुझे कैसा दिखा? देखो, g(x) मुझे f(x) दिखा अगर x <0 है, f(0) दिखा अगर x = 0 है। तो दोनों को मैं मिला भी सकता हूं, तो अननेसेसरी ऐसे क्यों लिखूं? इसका मतलब मैं f(0) तो f(x) ही हो रहा है, तो इसलिए अगर x < = 0 है तो ये f(x) है, और अगर x 0 से बड़ा है तो ये हर समय 4 है। इंटीग्रेट करना था मुझे -2 से लेके 2 तक g(x) dx। क्या होगा तब? अब तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो,
क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं -2 से 0 में फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहा है, प्लस 0 से 2 में फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू 4, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, -2 से 0 4 माइनस। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, फिर आगे मैं, ठीक है, आगे मैं चलता हूं। ओ ऊपर लेके जाओ ना, मुझे बोलते रहोगे। हाँ ये रहा, ध्यान से देखो, ध्यान से लिखो, टेक योर टाइम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल चीजें आज करवाऊंगा। हाँ मुझे बोलते जाओगे, मैं धीरे धीरे ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा, किसी को लिखना है तो। चलो थोड़ा सा चलो लिख लो। तो ऑनलाइन क्लास होने से ये होता है, समझ में आया। हाँ, जो चीज मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे पढ़ाने से डर लगने लगेगा। डर मतलब ऐसा डर कि मतलब 5 मिनट पहले मुझे फील होता था कि मैं क्लास को कैंसिल कर दूं, मैं नहीं कर पाऊंगा क्लास। तो जब सिचुएशन चेंज होता है तो आदमी के ऊपर कैसा इफेक्ट मारता है। और फिजिकल क्लास में अपोजिट, जब मैं डिमोरलाइज कभी रहता था या कभी मैं बहुत परेशान रहता था तो मैं ज्यादा क्लास करता था तब, क्योंकि अरे क्लास करने से क्या होता है कि चीजें बड़े चीजों को भूला जाता है। आगे चलूं मैं? तो थोड़ा सा लास्ट ठीक है, लिख लो। हो गया। तो ये मैक्सिमम वाला मिनिमा समझ में आया। ऐसा जब भी देखोगे, मैंने 99 नहीं, मैं 100% बोलूं तो मैं गलत नहीं हूं। 100% टाइम तुम्हें ग्राफ बनाना होगा। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ साई t -3, और एक सम करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी। इससे पहले वाला मैक्सिमम था, एक मिनिमम वाला करवा देता हूं। वेयर psi of x is equal to mod of x minus 1 minus mod of x plus 1। देन निकालना है -3 से लेके 10 तक f of x dx। सॉल्यूशन
किसी को सम लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं थोड़ा समझने के लिए भी। 1 मिनट में तो लिख 30 सेकंड में लिख लोगे, 30 सेकंड सम को एक बार पढ़ो भी। चलो आगे चलते हैं। तो पहले तो मुझे देखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसके डायरेक्ट तो बनाना मुश्किल है, तो क्या करूं, इसका ब्रांचिंग पॉइंट्स क्या क्या होगा। 1 हाँ, तो बड़े वाले के लिए ब्रांचिंग पॉइंट आ भी सकता है, मगर मुझे अभी उसके बारे में नहीं पता है। मुझे अभी बस एक ही पता है, एक वैल्यू x का वैल्यू 1 है, एक का वैल्यू मालूम है x -1 है। तो अगर मैं x को लेस देन इक्वल टू -1 लूंगा तब फाई ऑफ x कैसा दिखेगा। मॉड ऑफ x -1 x +1, x अगर नेगेटिव है तो x -1 से छोटा तो दोनों ही नेगेटिव, इसलिए अगर मॉड को हटाओगे तो ये नेगेटिव होने के कारण x -1 1 - x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये x +1 हो जाएगा। ये कैंसिल करके 2 हो जाएगा। मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, कल ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है दूसरे बैच में, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। -1 से लेके जब तुम x को 1 तक ले गए तब साई ऑफ x का वैल्यू जब तुम इस टाइप से डालोगे तो 2 mod x आएगा, और x का वैल्यू जब तुम 1 से बड़ा लोगे तब साई ऑफ x का वैल्यू 2 आएगा। तो इसका मतलब तुमने साई ऑफ x का वैल्यू, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है वो थोड़ा फिर बोरिंग हो जाता है। कल मेरे लिए मजबूरी था, कल पहली बार सम सॉल्व कर रहा था ये वाला मेरे पास, तो मैंने उस बैच में किया था ये वाला बात। पर यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलोगे, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग इससे ऊपर पहुंच चुके हैं अब, हाँ, कि इसे कैसे ब्रेक करना है। तो अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ दिखेगा। x अगर -1 से छोटा तब ये x अगर -1 से छोटा तो ये कांस्टेंट इंटरवल 2 है, ठीक है, 2 mod x का ग्राफ। और अगर x 1 से बड़ा, मतलब ये वाला लाइन का बात कह रहा हूं, तब भी 2 है, और बाकी वाला ज्वाइन कर दो ये और ये। तो अब मुझे अब f ऑफ x निकालना है। अब मेरा f ऑफ x क्या कह रहा है, f ऑफ x है मेरा मिनिमम ऑफ साई ऑफ t, कहां से कहां तक, -3 इज लेस देन t इज लेस देन x। वेरी गुड। तो पहले मैं यहां तक के लिए एक बार सोचना चाहता हूं, मतलब अगर मेरा x लेस देन -1 है, इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस है। देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये मिनिमम एक्स वाला हर समय कॉन्टिन्यूअस है, इसे दिमाग में गांठ बांध के रख लो। कभी भी अगर f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस होता है, साई ऑफ x कॉन्टिन्यूअस होता है, तो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो तुम फंक्शन निकाल दो वो हर समय कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव में तो तुम्हें ऐसे निकाल के दिखाना होगा। तो f ऑफ माइनस, अगर x -1 से छोटा है तब f ऑफ x कैसा दिखेगा। x -1 से छोटा है, मैं -3 में हूं सपोज, और अभी फॉर टाइम बिंग मैं x यहाँ पे ले लेता हूं, तो यहां से लेके यहां तक फंक्शन का मिनिमम क्या होगा। फंक्शन तो कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है ना, फंक्शन तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही ले रहा है। साई ऑफ t इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर -3 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू x है तो ये हर समय 2 होगा। अगर फंक्शन मेरा -1 से लेके, अब यहाँ पे बोलोगे, तुम लोग खुद बोलोगे, यहां से लेके यहां तक मिनिमम क्या होगा। ये वाले में ये वाला फंक्शन साई ऑफ x है, नहीं मैं जहां पे हूँ यहाँ, नहीं यहाँ से तक, हाँ, तो फाई ऑफ x है ये, तो फाई ऑफ x आया, फाई ऑफ x। तो -1 से लेके 0 तक f ऑफ x इज इक्वल टू फाई साई जो भी है, ठीक है, मुझे हर समय ग्रीक वर्ड में कंफ्यूजन होता है, फाई ऑफ t। तो ये मेरे पास हो जाता है -3 इज लेस देन t इज लेस देन इक्वल टू x। और अब इस वाले के लिए मैं नीचे फिर से एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, हाँ, ये
ये और ये, और अब मेरा -3 से तो शुरू हो रहा है चीजें, मगर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे ये x है। तो मेरा मिनिमम क्या है यहां से लेके यहां तक, ये वाला पॉइंट मेरा मिनिमम है साई एक्स। तो हेंस तो ये मेरे लिए साई ऑफ एक्स। अगर x 0 से बड़ा हुआ तब मिनिमम क्या है देखो तो, 0 से 1 0 0 अगर मैं 0 या 0 से बड़ा हो गया यहां तक, तो बोलो फंक्शन अपना मिनिमम वैल्यू क्या ले रहा है? 0 क्या मिनिमम आ चुका है? हाँ 0 आ चुका है। तो अगर x 0 से बड़ा है तब मेरा f ऑफ x का जो वैल्यू है वो मिनिमम ऑफ साई ऑफ t -3 इज लेस देन t इज लेस देन इक्वल टू x, और ये मैंने देखा ये ऑलरेडी ये वाला मेरा मिनिमम है। मतलब f ऑफ x तब कैसा दिखा, देखो सिंगल स्क्रीन है, ऊपर हम लोगों ने देखा था 2 था, अगर x -1 से छोटा, साई ऑफ x जो 2 mod x था -1 से लेके 0 तक, और अगर x 0 से बड़ा तो ये 0, इंटीग्रेट कह रहा है -3 से लेके 10 तक हो जाएगा। तो -3 से -1 तक लोगे, उसके बाद -1 से 0 तक लोगे, उसके बाद 0 से इन्फिनिट 0 से 10 तक लोगे, तो क्या हुआ -3 से -1 तक कांस्टेंट है ट्वाइस dx, प्लस -1 से 0 तक 2 इंटू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स के बदले -x डाल सकते हो, और बाकी तो 0 ही है, तो क्या लिखना है, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। डाउट हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, दोबारा देख लेना एक बार वीडियो में, कहीं डाउट है तो पूछो। 1 के बाद तो फिर से 2 हो रहा है। मिनिमम नहीं ना, मिनिमम कैसे हो रहा है देखना, मिनिमम तो एक बार जब तू नीचे जा चुका है तो बोल मिनिमम क्या है, ग्राफ का मिनिमम कहाँ पे है? 0 0 आया समझ में? एक बार जब मिनिमम हो गया तो उसके बाद तो एक बार इसके ऊपर उठ गया तो यही मिनिमम है, समझ में आया? हाँ सर। किसी को लिखना है तो लिख लो। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, धीरे धीरे बोलते रहोगे तो ऊपर उठाते जाऊंगा।
आगे चलूं? नो सर। ओके सर। चलो, चलो। तो इनइक्वालिटी प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन। एरिया से समझना सबसे आसान है कि सपोज मैंने तुम्हें 3 कर्व दिया, एफ ऑफ एक्स, किसी एक जगह में वो मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एफ ऑफ एक्स है, एक ये वाला जो ग्राफ है ये जी ऑफ एक्स है, और ये ब्लू वाला ग्राफ जो है वो एच ऑफ एक्स है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, सो ए से लेके बी के बीच में सबसे कम एरिया कौन बाउंड करेगा? एफ ऑफ एक्स ही करेगा। अगर ए बी से छोटा है और मैं जानता हूं कि मेरा एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, तो एरिया बाउंडेड जो होगा वो क्या होगा? ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का एरिया बाउंडेड कम होगा। ये ए से लेके बी जी ऑफ एक्स डी ऑफ, तुम बोलोगे सर सैंडविच थ्योरम की तरह है। हाँ, मतलब तुम कह सकते हो कि अगर ए बी से छोटा है, ये इंपॉर्टेंट है रे, ए बी से छोटा है, हाँ, तब इनइक्वालिटी प्रिजर्व हो रहा है, इनइक्वालिटी प्रिजर्व हो रहा है। तो इसके ऊपर कई बार सम्स बनते हैं, और इनइक्वालिटी टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक में गिरता है इंटीग्रेशन का। तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। तो इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ प्रिजर्व होता है, कुछ याद है? कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ प्रिजर्व होता है? इनइक्वालिटी प्रिजर्व हमारा होता है, हमने लिमिट्स में पढ़ा था, हाँ या ना? हाँ सर। सर लिमिट्स में पढ़ा था, और हमने देखा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। मैं ये इसलिए साथ में लिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि तुमने अभी क्या क्या, देखो हमने देखा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने लिमिट पढ़ा, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा। ऑपरेशंस मैंने केवल यही पढ़े हैं। अब इसके ऊपर फिर मैंने एओडी निकाला, इसके ऊपर मैंने एरिया निकाला। और इनइक्वालिटी कहां पे नहीं अप्लाई होता है? इनइक्वालिटी विल नॉट वैलिड, विल नॉट वैलिड, डिफरेंशिएशन में वैलिड नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में मतलब f is less than g does not implies f dash is less than g dash, कुछ नहीं कह सकते हो। और indefinite में भी कभी भी नहीं लगेगा। मतलब f less than g does not implies integration of f of dx is less than integration of g of x into dx। इन वाले, तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट में कभी भी इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होगा। कोई कंडीशन नहीं है, वैलिड नहीं होगा कभी भी। केवल लिमिट्स, जिसका नाम सैंडविच थ्योरम था, और डेफिनेट जिसको एरिया से अभी मैंने दिखाया, केवल यही दोनों में लगता है। मगर इंपॉर्टेंट है ए बी से छोटा हो, हाँ तभी, वरना वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। प्रूफ यही है, क्योंकि एरिया बता दिया है तो और प्रूफ क्या बताऊं? लिमिट से प्रूफ कर सकता हूं मगर क्यों करूंगा? हाँ, लिमिट एज सम पढ़ाया है तो अननेसेसरी नाक को उल्टा क्यों पकड़े, वो चीज तो हम लोगों ने, इसलिए तो एरिया पढ़ा हमने।
चलूं आगे? हाँ सर। थोड़ा सा। तो इनइक्वालिटी केवल दो जगह लगता है, डिफरेंशिएशन में कभी भी नहीं लगता है। हाँ, एक टाइम वो बात अलग है कि अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो लगाओगे, वो बात अलग है, तुम तब डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हाँ, वो हम उल्टा जाते हैं वहां पे, वो चीज अलग था। मगर इन जनरल एफ डैश और इंडेफिनिट में कभी नहीं लगता है। तो देखो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के सम्स बनते हैं। नंबर 1, पहला टाइप जो है वो मेरा है क्या हुआ, दो मिनट रुको रे, पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया। यही सब ऑनलाइन में यही सब प्रॉब्लम है। देखो पेंसिल ही अब नहीं मेरा लिख नहीं रहा है, तो चार्ज खत्म हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। चलो, पहला वाला जो है वो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तुम्हें बोलता है प्रूव दैट 1 is less than 0 to 1 e to the power x square dx e minus 1। हाँ, एस्टिमेट करूंगा, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब डायरेक्ट एस्टिमेशन मैं बोलूं तो ये ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट एस्टिमेट करूंगा। तो अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में है तो कुछ कुछ चीजें तुम जरा सोचोगी भी। हाँ, ये e माइनस 1 मुझे कब मिलेगा, जब लिमिट 0 से 1 है। तो यहां पे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं जानता हूं कि 0 से 1 e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या था, ये e माइनस 1 था। तो सम देख के भी कभी कभी तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। और ये 1 मुझे कब मिलेगा, ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये मुझे तब मिलेगा जब मुझे 0 से 1 dx मैं लूं तो ये 1 मिलेगा। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने देते हैं। अच्छा, मैं सब जगह प्रूफ दैट दे रहा हूं, हाँ, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, वो ऑप्शन देने से फिर काफी लंबा सम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डीएक्स हर एक चीज को फिर देखना होगा। तो अभी मैं तुम्हें सब्जेक्टिव टाइप में बता रहा हूँ और तुम्हें ऑब्जेक्टिव में भी वही करना होगा, तुम्हें इसी टाइप से ढूंढना होगा। तो ये अब तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें क्या एस्टिमेशन चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को दो चीज से एस्टिमेट करना है। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को तुम्हें एस्टिमेट करना है बाय ई टू द पावर एक्स, ये यहां से मोटिवेशन आ रहा है, और एस्टिमेट बाय 1। अब मुझे बोलो, जब मैं x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो एक्स स्क्वायर बड़ा या एक्स बड़ा? एक्स बड़ा, और x और ये 0 से बड़ा। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? e टू द पावर 0 से e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके e टू द पावर x। अब ऊपर वाला थ्योरी लगा लो, क्योंकि 0 से 1 कम से ज्यादा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx को तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये तो तुम जानते ही हो, 1 dx, और ये 0 से 1 e टू द पावर x dx। तो क्या मिला तब इससे वैल्यू? इसका वैल्यू 1 इज लेस देन i इज लेस देन e माइनस 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, डायरेक्ट एस्टिमेट। दो मिनट का टाइम देता हूं, फिर आगे चलूंगा।
सर नीचे कीजिए थोड़ा। सर चलो सर एक हाँ बोल बोल। आपको जीरो से हाँ वन नहीं क्या तो सुनने में नहीं आ रहा है, मैंने 0 से 1 क्यों लिया, वो तो क्वेश्चन ही कह रहा है। आया समझ में? हाँ सर वो लिमिट तो क्वेश्चन नहीं दे रहा है, मैं कहाँ ले रहा हूँ। ठीक है हाँ। आगे चल रहा हूँ। ठीक है अब कभी कभी तुम्हें टाइप 2 बाय एओडी ठीक है। एओडी मतलब टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है। टू गेट मैक्सिमम जैसे अगर मैं बोलूं प्रॉब्लम प्रूफ दैट 1 इज लेस देन 0 से लेके 2 5 माइनस एक्स बाय 9। अब देखो ये वाले सम में अब तुम्हें देख के तुम कुछ भी कर लो, देख के तो नहीं पता चल रहा है। देख सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं गारंटी देता हूं कि जब रिवीजन होगा डेफिनेट का तो मुझे बोलोगे नहीं सर और 10 सम करवाइए, इनइक्वालिटी अच्छे से दिमाग में नहीं गिर रहा है। ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें तुम्हें काफी सम सॉल्व करना होगा तब जाके कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ठीक है भाई मुझसे अब ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ इनइक्वालिटीज बनने लगे, क्योंकि तुम अभी देखोगे मैं कितना अलग अलग टाइप तुम्हें करवाऊंगा। अब इस वाले में देखो क्या है कि इससे मैं इंटीग्रेंट मानता हूं, इसे हम लोग इंटीग्रेंट कहते हैं। तो ये वो टाइप में जिसमें मैं इंटीग्रेंट का मैक्सिमा और मिनिमा निकालूंगा एओडी के हेल्प से, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूं। तो मेरे पास फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो है एफ माइनस एक्स बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू ओपन इंटरवल तुम बोलोगे सर आप 0 से 2 लेते थे, अरे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्लोज इंटरवल इससे लिखा था कि अब दिमाग में तुम्हारा आ जाए। क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा निकालने का एक तरीका था, अगर तुम्हें याद है तो एफ डैश एक्स निकालोगे, क्योंकि कल मैंने निकाल लिया तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। माइनस आता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और ऊपर आता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्या क्या निकला, x1 और x9। 9 लोगे क्या? 9 तो लोगे नहीं, क्योंकि 9 बिलोंग नहीं कर रहा है कहां से कहां तक। तुम्हें जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन में तो दिया ही हुआ है ना, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। तो इसीलिए अब इसका मतलब है कि अब वैल्यूज बस, अब एफ ऑफ एक्स का तुम वैल्यूज निकालोगे कहां कहां पे, एंड पॉइंट में और क्रिटिकल पॉइंट में। तो एंड पॉइंट तुम्हारे पास क्या है 0 2, और क्रिटिकल पॉइंट तो 1 नहीं मिला। तो अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू तुम्हारे पास निकलता है 5/9, जो 0.55 होता है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकलता है 4/8, जो 0.5 होता है। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकलता है तुम्हारा 3/5, जो 0.6 होता है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये तुम्हारे पास मिनिमम हो गया और ये तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। तो मुझे बोलोगे कहां से कहां तक एक्स लाई करता है? एक्स तुम्हारा लाई करता है, सॉरी एक्स एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है तब 0.5, मतलब 1/2 से 3/5 तक। तो इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन अगर तुमने लिखा है, नहीं लिखा है तो देखो कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 अगर इंटीग्रेट करोगे एफ ऑफ एक्स डीएक्स को,
अब ये तो एक पॉइंट में इक्वल है ना, तो अब तो इनइक्वालिटी को चेंज हो जाएगा, इक्वल टू तो आएगा नहीं, क्योंकि 1/2 किसी एक पॉइंट में ले रहा है वो। 1/2 0 से 2 dx और 3/5 0 से 2 dx। तो ये तुम्हारे पास 1 इज लेस देन आई इज लेस देन 6/5। मैंने इनइक्वालिटी को मैंने इक्वल टू को क्यों हटा दिया, समझ में आ रहा है? मेरा कहना है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरा एक्चुअली में क्या हुआ, देखो सपोज मेरा फंक्शन ऐसा था, नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूरत पड़ेगा, मैंने जो देखा 0, ध्यान से देखो, हाँ इसे ये दिखाता हूँ, हाँ नेक्स्ट क्लास में जरूरत पड़ेगा, अच्छे से देखते हैं। मतलब ग्राफिकली हम लोगों ने क्या किया, मैं बोलता हूँ। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मेरे पास कैसा बना, एफ ऑफ 0 क्या आया, एफ ऑफ 0 0.55 यहाँ पे कहीं पे आया, एफ ऑफ 1 क्या आया 0.5 नीचे आ गया, ये और एफ ऑफ 2 क्या आया 0.6 ये आया। तो ये ग्राफ है। तो तुमने क्या क्या देखो, तुम्हें ये एरिया चाहिए था, तुम्हें ये एरिया को एस्टिमेट करना था, तुम्हें इस एरिया को एस्टिमेट करना था। देखो मैंने कैसे एस्टिमेट किया, मैंने पहले उसे इस रेक्टेंगल से एस्टिमेट किया, आया समझ में? इस रेक्टेंगल का एरिया छोटा होगा और फिर मैंने इस रेक्टेंगल से एस्टिमेट कर दिया, इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से, मतलब इस वाले एरिया से। तो मेरा जो कलरफुल एरिया है वो क्या हुआ, वो छोटे वाले रेक्टेंगल से बड़ा है, मतलब इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा है, मगर ये बड़े वाले रेक्टेंगल वाले एरिया से छोटा है। मैं वही निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ अगर तुम निकाल के देखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6/5 आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये लेंथ तुम्हारे पास 3/5 है और ये लेंथ तुम्हारे पास 2 है, और 0 का मतलब तो यही ओरिजिन है, ये लाइन कुछ नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, A/AOD। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। 2 मिनट रुको, उल्टा हो गया, सॉरी हाँ, चाय गिर गया मेरे इसको। 3 मिनट का टाइम देता हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए।
आगे चलो, सुनने में आ रहा होगा। टाइप 3, by estimating so that we can integrate the integral। कई बार ऐसा सम दिया रहता है कि तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। प्रूव दैट 1/2 is less than 0 to 1 dx by root over of 4 minus x square plus x to the power 5 is less than pi by 6। चलो, तो अब इससे पहले वाले सम में तुमने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड राइट और उससे ऊपर वाले सम में भी एक साथ निकाल लिया, मगर हर समय वो नहीं होता है। यहां पे अभी मैं केवल इसके ऊपर काम करूंगा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन निकालूंगा और फिर राइट हैंड साइड वाला निकालूंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में जब तुम 1/2 देख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे 1/2 कब मिलेगा? केवल इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। अभी मैं केवल इसके बारे में अभी इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं अभी इसे हटा देता हूँ, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि ये dx by 1/4 1/2 देगा? Yes. वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि ये पोर्शन तुम्हें 1/2 देगा। मतलब उसके लिए मुझे इस पोर्शन को हटाना होगा। अब इसे कैसे रिमूव करें? करते x अगर 0 से 1 के बीच में है तो x to the power 5 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो, x to the power 5 बड़ा या x स्क्वायर बड़ा? x 0 से 1 में है तो x स्क्वायर बड़ा, मतलब x to the power 5 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 जो ये सेम है इज लेस देन 4 है। इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 2 से छोटा है, और क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं। आंसर आया समझ में? तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा ना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। अब मैं अगर इंटीग्रेट कर देता हूं 0 से लेके 1 के बीच में तो ये हो जाएगा 0 से 1 dx बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5। मतलब मुझे मिला 1/2 इज लेस देन i। पहला वाला मिल गया। पहले वाले में कोई खास बात नहीं था। मैं दूसरे वाले में आता हूं। मुझे दूसरा वाला कब मिलेगा? दूसरा वाला के लिए अब तुम इससे भूल जाओ। तो तुम देखो कि यहां पे पाई नहीं है, मतलब पाई में मैं एंगल का बात कह रहा हूं। हाँ, यहां पे मेरा एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है π/6, मैं जानता हूं। हाँ, मैं तुम लोगों को हमें समझाने के लिए हम देख रहे हैं। ये एक रियल नंबर है और ये एक एंगल है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो रियल एंगल को एंगल में चेंज करता है? केवल एक ही चीज है, इनवर्स ट्रिगो। है या नहीं? नहीं मानते हो? Yes. tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता था। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता था। तो रैशनल नंबर को अगर तुम्हें पाई के टर्म में चेंज करना है तो ये औकात केवल एक ही चीज का है, जिसका नाम इनवर्स ट्रिगो है। अब इनवर्स ट्रिगो लगाने में तुम्हें इसमें प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? डिनोमिनेटर में। कौन सा चीज में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है? कौन सा टर्म है जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बोलोगे 4x स्क्वायर या x टू द पावर 5? कौन सा टर्म है जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है? x to the power 5। तो ये मैं जानता हूं कि ये x टू द पावर 5 मेरा प्रॉब्लम करना है, मतलब मुझे इसे हटाना है। तो हटाओ। तो x क्योंकि पॉजिटिव है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5। रूट ओवर अभी ले लेता हूं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 1 बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इज लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और तब मैं जब इंटीग्रेट करूं 0 से 1 dx बाय रूट ओवर ऑफ
4 minus x square plus x to the power 5 is less than 0 से 1 dx of root over of 4 minus x square. इसका इंटीग्रेशन क्या था? साइन इनवर्स x by 2. कहां से कहां तक? 0 से 1 पाई बाय 6. क्या मिला? I पाई बाय 6 से छोटा. तो समझ में आ रहा है, तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि कहां पे प्रॉब्लम है. एस्टिमेशन का कोई एल्गोरिथम नहीं है. एस्टिमेशन कैसे करना है मैं ये बोल सकता हूं, पर उसका कोई एल्गोरिथम नहीं है. आंसर कुछ और भी हो सकता है. आंसर ऐसा भी कभी हो सकता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर भरा या 4 माइनस एक्स भरा. आंसर यहां से भी क्या पता आ जाए. कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है. 0x से लेके 1 तक है, तो मैं जानता हूं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्वांटिटी छोटा होगा, तो इज लेस देन 4 माइनस एक्स, सॉरी इज ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स. तो इसलिए जब रूट ओवर के टर्म में लेके जाओगे तो क्या पता इससे आंसर आता है. कभी मैं ये बस कंफ्यूज मत हो, दिखाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है. और दिस इज ग्रेटर देन क्या है? 1 बाय रूट ओवर ऑफ क्या? 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 5. तो ये नहीं हो, क्या हो सकता है इसका इंटीग्रेशन होता 0 से 1. तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता 0 से 1 dx बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स, मतलब 0 से 1 4 माइनस एक्स टू दी पावर 1 by 2 minus 1 by 2 dx is nothing but 4 minus x minus 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 into minus 1. 0 से 1 तो 1 minus 4, तो ये minus 2 आ जाता. 1 minus, तो 4 पहले 1 डालोगे तो 4 minus 1, तो √3 minus √4, मतलब 2 times of क्या? 2 minus √3. तो क्या पता आंसर में पाई बाय 6 नहीं हो के ये एस्टिमेशन होता. तब तुम्हें 4 माइनस एक्स स्क्वायर को एस्टिमेट करना पड़ता रूट ओवर 4 माइनस एक्स से. तो इस चीज को समझो. हाँ, तो ये अब देखो समझ में कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है. जब ऐसा होगा, ओ रूट है, इसका मतलब है कि मुझे रूट ओवर लेके आना होगा. ओ पाई है, मुझे रेडियन लेके आना पड़ेगा. ओ 1 by 2 है, तो ऐसे आ रहा है. किसी को लिखने का मन है तो लिख लो. तुम बोलोगे सर कंफ्यूजिंग है. मैंने तो पहले ही डिस्क्लेमर मार दिया है कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है, लिखना है तो लिख लो. तो मैं तुम्हें कोई एल्गोरिथम नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें अलग अलग पैटर्न सिखा रहा हूं. ऐसा नहीं है कि हाँ ये एल्जेब्रिक ट्विंस है, ऊपर नीचे एक्सिस का ऐसे डिवाइड कर देना, चाहे वो जेई टाइप का सम हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का सम हो, हर समय तुम्हें आंसर देगा. यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे तुम्हें देखना होगा ऑप्शन को देख के कि कैसे एस्टिमेट करोगे. लिखना है तो लिख लो. 3 मिनट का टाइम देता हूँ, बोलते रहोगे, उठाते रहूंगा धीरे धीरे ऊपर. लाइन में ही हूँ, मुझे बोलते रहना. नीचे कर दीजिए ना.
आगे चलूं? हाँ सर। ये समझ में आया मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ? कंफ्यूज मत हो कि देखो सेम सम में कभी π/6 भी हो सकता था और सेम सम में कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, कहीं पे देख लेना 2 माइनस रूट 3 भी हो सकता है, और सेम सम में कभी 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 ऐसा नहीं देके 2 माइनस 1.73 2 इंटू जो भी होता है करके देख लेना, इससे भी एस्टिमेशन दे सकता है कभी इसका एक वैल्यू। π/6 नहीं देके कभी कभी ये 3.14 डिवाइडेड बाय 6 ये देख, ये यहाँ पे वैल्यू देखो 0.5 के आसपास है, तो ये ग्रेटर देन 0.6 जो कभी नहीं मिलेगा वो यहां से आता है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आ सकता है, ताकि चलो। तो अभी जो मैं कह रहा था कि जैसे मैंने x⁵ को हटाया, मतलब वो टाइप जहां पे वी एस्टिमेट so that we can integrate problem, prove that 1/2 किसी स्टेट इंजीनियरिंग में आया हुआ समय ये x³ इंटू cos 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1/3। ऑप्शन दिया था -1/3 -1/2 ऐसा दिया रहता है सॉल्यूशन। जब तुम 0 से 1 x³ बाय cos 3x बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखते हो तो वी कैन नॉट इंटीग्रेट, इसे मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं। ये मुझे मेरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन का सिक्स सेंस बताता है कि ये इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। और ये इतना सुंदर है -1/3 और 1/3, ये थोड़ा सा बताता है कि मैं cos 3x को एस्टिमेट कर सकता हूं कि cos thrice x जो है वो मेरा लाई करेगा -1 से 1 तक। इक्वल टू देना है तो दे दो। तो x³ बाय cos thrice x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा लाई करेगा x³ बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर से। मुझे 0 से 1 में 1/3 चाहिए, तो थोड़ा दिमाग में आना पड़ेगा। 1/3 तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, मिलेगा या नहीं? क्या आएगा आंसर? बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx का आंसर क्या आएगा? 1/3। तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं बताता है कि तुम एस्टिमेट यहां पे ये करोगे। सोचना होगा, ऐसे ही सोचा जाता है। मैंने पहले ही कह दिया कि सम थोड़ा टिपिकल है। अब मुझे ये बोलो कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है मुझे x³ बाय x से एस्टिमेट करना है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जो चीज प्लस में क्या वही चीज माइनस में करके देख लेना इस साइड में, वो तुम लोग का काम है, ठीक है? तो -x³ बाय x मैं यहीं से डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो हेंस क्या मिला? -x² इज लेस देन f(x) इज लेस देन x²। तो इंटीग्रेट करूंगा 0 से 1 f(x) dx, तो क्या आएगा? 0 से 1 x² dx और ये -0 से 1 x² dx, इसका वैल्यू 1/3 आ गया। तो हेंस i जो है -1/3 से 1/3। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। किसी स्टेट इंजीनियरिंग में ये आया हुआ समय किसी बार का। तो बोलोगे सर मैं पगला हो गया, एस्टिमेशन में तो कुछ और भी कर सकता था। 100% कर सकते थे, पंगा ही वही है। एक डीपीपी दूंगा, अभी तो एरिया का डीपीपी दे रहा हूं क्योंकि एरिया में भी इनइक्वालिटी करवाऊंगा। एक इनइक्वालिटी कराने के बाद एक एक्सक्लूसिव डीपीपी दूंगा जिसमें केवल इनइक्वालिटी के सम्स रहेंगे। तो वो अगर 10-20 सम्स तुम कर लोगे तो मेरे ख्याल में बहुत, या डाउट पूछ लोगे। ऐसा नहीं होगा कि सम आसान होगा, कर ही पाओगे। नहीं कर पाओगे तो मुझसे डाउट पूछना होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मगर क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब एरिया शुरू करूंगा ना,
तो इनइक्वालिटी ही करवाऊंगा पहले वहां पे भी, हाँ, क्योंकि ये टॉपिक खत्म करना चाहता हूं मैं। तो फिर उसके बाद एरिया तो ज्यादा टाइम मुझे लगेगा नहीं करवाने में, खत्म करने में। बस आज एकदम आज बेसिक एक एरिया का असाइनमेंट सीट भेजा वार्म अप करके, वो करके नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास जब मैं तुम लोग को आर्काइव दूंगा पास्ट ईयर का, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 70-80% सम्स बन जाएंगे तुमसे एरिया में। डेफिनेट जैसा टॉपिक नहीं है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वैसा ही होगा। तो चलो आगे, मैंने टाइमर देना मैं भूल हाँ गया था। सर। चलो टाइमर देना भूल गया था, सॉरी। टाइमर देने भूलने से मुझे भी पता नहीं चलता, बोल दोगे मुझे? हाँ, मैं कभी कभी टाइमर देना भूल जाता हूँ। यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हम जानते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी प्रिजर्व होता था, एक में इनइक्वालिटी सेम रहता था, एक में अपोजिट हो जाता था। प्रॉब्लम, लेट i इज इक्वल टू π/4 से लेके π/3 sin x by x dx। Prove that √3/8 is less than I is less than √2/6। सॉल्यूशन, सम लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद करवाता हूं। f ऑफ x का वैल्यू sin x by x है और x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/4 से π/3 में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करूंगा, हाँ। f डैश x का वैल्यू नीचे एक्स स्क्वायर, x के साथ cos x माइनस sin x। तो अगर मैं cos x को बाहर निकाल लूं, सर क्यों? वही तो ऑब्जर्व करना है रे, वही सब चीज तो सीखना है कि cos x को अगर ऑब्जर्व करोगे तो x माइनस 10x आ जाएगा। और x माइनस 10x के बारे में मुझे कोई बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बड़ा या 10x बड़ा? x बड़ा कि 10x बड़ा? मेरा कहना है कि अगर तुम लोग को एंट्रेंस में पढ़ना है तो ये सब ग्राफ तुम लोग को याद रखना चाहिए। ये x है, ये y इज इक्वल टू, तुम बोलोगे सर याद नहीं रहता, इसका मतलब क्या एंट्रेंस लेवल हम नहीं दें अब? अरे यार समी इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि मैं जानता हूं याद नहीं रहता है, वरना क्यों कराता? ये करवा इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है। अब मुझे बोलो x बड़ा या 10x बड़ा? 10x। 10x। तो इसलिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये सब याद रखोगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाकी सब पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये लेस देन 0 आ गया, तो f डैश x लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? f of x is decreasing। इसका मतलब f ऑफ x sin x by x मिला और f डैश x लेस देन 0 आ गया, मतलब f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। तो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, x कहां से कहां तक है? π/4 से π/3। तुम बोलोगे सर बड़ा कंफ्यूजन, आप कभी इक्वलिटी लगाते हो कभी नहीं लगाते हो। अरे एक पॉइंट में इनइक्वालिटी लगाओगे ना, जब इंटीग्रेट करोगे तो हटा देना ना, क्योंकि इंटीग्रेशन एक पॉइंट में इक्वलिटी टू से आता नहीं है, वो तो पूरा का पूरा लेंथ का इंटरवल होता है। तो इसलिए जब करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, f ऑफ π/3 से लेके f ऑफ π/4। तो एक साइड में वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। अगर f ऑफ x का वैल्यू sin x by x है तो f ऑफ π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 3/π हो जाएगा और sin π/3 √3/2 हो जाएगा। और f ऑफ π/4 का वैल्यू 4/π इंटू 1/√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब f ऑफ π/3 का वैल्यू 3√3/2π is less than equal to f of x is less than equal to 2√2/π। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना था अगर क्वेश्चन लिखा है तुम लोगों ने तो? π/3 से π/4 तक। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं π/3 से लेके π/4 तक f of x dx को, तब तो यहाँ पे मेरे पास 2√2/π बाहर निकल जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कहां से कहां तक? π/3 से लेके π/4 dx। और ये क्या हो जाएगा? π/4 से π/3। 3 थैंक्स। π/4 से लेके π/3 dx, π/4 से π/3, π/4 से π/3।
तब तो ये डिफरेंस ही होगा, और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 12 होता है। तो हेंस आंसर क्या आया तब? तो इसका मतलब ये हुआ 3√3 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू पाई बाय 12 इज लेस देन आई इज लेस देन 2√2 बाय पाई इनटू पाई बाय 12। क्या फायदा? पाई 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 कैंसिल, तो हेंस क्या आया 3, तो ये कैंसिल 4, तो इसका मतलब √3 बाई एग्जैक्टली जो चाहिए वही आ गया। देखो 2√2, तो ये 6 हो जाता है, तो √2 बाय 6 चाहिए क्या मुझे? √2 बाय 6 ही चाहिए, तो ये तो √2 बाय 6 हो गया, जो चाहिए आ गया। ठीक है, तो मैं एक्चुअली मैं सीरियसली कहूं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बस तुम्हें टाइप्स देते जा रहा हूं रे, बस तुम्हें टाइप्स देते जा रहा हूं, लगाना क्या है वो तुम लोग देखोगे। हाँ वो, और उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा डीपीपी दूंगा, इनइक्वालिटी का डीपीपी तुम्हें मिलेगा एक एक्स्ट्रा। हाँ, केवल इनइक्वालिटी का ही डीपीपी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर चलते हैं। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। आगे चलूं? यस सर। चलो। बोलो। कभी कभी अब यूजिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा। यूजिंग एक्सपेंशन, जैसे प्रूफ दैट 0 से 1 x cos x dx इज लेस देन 3/8। अब cos x का एक एक्सपेंशन था x1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू पावर 4/4 माइनस प्लस डॉट डॉट। फोर फैक्टोरियल 24 होता है। अगर मैं इसे हटाना चाहूं तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। जरा ध्यान से सुनोगे, तुम बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो, आगे प्लस भी है और माइनस भी है।
x अगर मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो x टू पावर 6 बहुत एक छोटा क्वांटिटी होगा x टू पावर 4 से, और तब इसके आगे प्लस साइन है और इसके आगे माइनस साइन है, तो चीज और छोटा होते जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये प्लस है, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अच्छा, मगर कभी कभी तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें आंसर निकालने के लिए इसे हटाना है, x टू पावर 4 माइनस x टू पावर 6/6 प्लस x टू पावर 8 इसे हटाना है, तब क्योंकि ये माइनस है आगे, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो सर क्या यूज है? बहुत यूज है। अगर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मतलब ये तुम्हारे पास ये बड़ा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल से, मगर अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये बड़ा छोटा होगा, इस चीज को समझो, x टू पावर 4/4 फैक्टोरियल से। तो मैंने देखा कि cos x मेरे पास बड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल से, तो x cos x मेरे साथ बड़ा होगा x माइनस एक्स क्यूब बाय 2 से। तो इंटीग्रेट मुझे करना है 0 से 1 x cos x dx, तो ये 0 से 1 x dx माइनस 0 से 1 x क्यूब बाय 2 dx, तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/4 मतलब 1 माइनस, ये तो 1/2 होगा x के लिए, 1/2 माइनस 1/8 इज नथिंग बट 3/8। तो हेंस मैंने क्या प्रूफ कर दिया, I इज ग्रेटर देन 3/8। अब लेस देन के लिए कभी हो सकता है मुझे इसे इंटीग्रेट करना होता तो लेस देन आ जाता मेरे पास। तो कई बार ऐसा एक्सपेंशन यूज करके भी किया जा सकता है, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप के सम में जा रहा हूँ, काफी ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, देख रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी के सम तुम्हें पास्ट ईयर में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलेंगे। सर नीचे। चलूं आगे? हाँ सर। प्रॉब्लम, इफ मॉड ऑफ एवर, ये इस साल का जेई एडवांस का आया हुआ सम है, इससे पहले जो कराया था। इफ f डबल डैश x is less than equal to 1 for all x belongs to real line, then which of the following is true? Which of the following is true? If, और एक इंफॉर्मेशन है रे, f of 0 भी 0 है, f dash 0 भी 0 है। ऑप्शन नंबर ए, f of half is equal to 1/16,
f of 2 is equal to 1, f of minus half is equal to 1 by 3, f of minus 2 is equal to 4. ठीक है, सम एक बार लिख लोगे क्या? सम थोड़ा लंबा है इसीलिए बोल रहा हूं, लिख लो पहले। सॉल्यूशन, mod of f double dash x is less than equal to 1 में अगर मैं mod हटाऊं तो इसका मतलब है, ये तो जानते हो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन है क्या है? इफ f डबल डैश x अगर 1 से छोटा है तो f के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो f डबल डैश से f कैसे आएगा? तो f डबल डैश से तो f नहीं आएगा। f डबल डैश को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? मतलब तुम्हारे दिमाग में जो एल्गोरिथम आएगा वो क्या आएगा? तुम्हारे पास f डबल डैश है, तुम इसे इंटीग्रेट करो, तुम्हें क्या मिलेगा? और फिर से एक बार इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा? बस अब यहाँ पे इनइक्वालिटी लगाना होगा। अब बात यह है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो इनडेफिनेट में तो इनइक्वालिटी लगता नहीं है, तो डेफिनेट अगर है तो तुम्हें अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना होगा। एक तो x हो जाएगा, ठीक है, वो दोनों तो x नहीं हो सकता है। इसमें अब तुम देखोगे कि किसी का वैल्यू दिया होगा, जैसे यहाँ पे किसी का वैल्यू दिया हुआ है f'0 का, मतलब इसे मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो इसलिए अब 0 से x अब इंटीग्रेट करोगे तो क्योंकि यहाँ पे दो केस है, एक बार है हाफ जो 0 से बड़ा है और एक बार माइनस हाफ जो 0 से छोटा है। मैं केवल एक ही केस करूंगा जब x 0 से बड़ा होगा, छोटा वाला तुम लोग घर में करोगे, खुद कर लेना। x अगर 0 से बड़ा है तो मुझे मालूम है कि -1 इज लेस देन f डबल डैश x इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट 0 टू x। तुम बोलोगे सर आपने 0 को ही क्यों सोचा? 0 इसलिए सोचा क्योंकि f'0 का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये -0 से x, और x को 0 से बड़ा होना जरूरी है वरना वो x से 0 इंटीग्रेट होता। a ग्रेटर देन b मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें बोला है, is less than equal to 0 to x f double dash x dx is less than equal to 0 से x dx। This implies तब ये minus x is less than equal to ये क्या हो जाएगा? f dash x minus f dash 0 upper limit minus lower limit is less than x। मगर f dash 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो एक तो आ गया। अब बोलो अब फिर से क्या करूं? अब कभी कभी तुम देखोगे मैं बोलते जा रहा हूं रे, तुम लोग पास से आर्काइव करोगे, मेरा क्वेश्चन बैंक करोगे तो याद रखना इसी के ऊपर एलएमबीटी कभी लग जाता है, एलएमबीटी और डेफिनेट का सम बन जाता है वो। मगर मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए तो दोबारा इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं? 0 से x। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 0। पर मेरे क्वेश्चन बैंक में तुम्हें कभी एक सम मिलेगा कि एफ ऑफ 0 नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ सपोज कुछ और दिया रहता, जैसे एफ ऑफ 1/6 दिया रहता, तब तुम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करते? 0 to x नहीं करते, कहां से करते? जरूरी नहीं है कि तुमने यहाँ पे जो किया है मैंने वही यहाँ पे करूं, ये जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा देखना है किसका वैल्यू दिया हुआ है। मेरे ख्याल में बुद्धिमानी के लिए इशारा ही काफी है, समझ में आ गया होगा। अगर 1/6 है तो 1/6 से x कर लेना। तब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से x तो ये क्या हो जाएगा? -0 से x is less than equal to 0 से x f dash x dx is less than equal to 0 to x x dx। क्या फायदा? -x square by 2 is less than equal to f of x minus f of 0 is less than equal to x by 2। तो हेंस क्या मिला तब? f of x कहां से कहां तक? -x स्क्वायर बाय 2 से x स्क्वायर बाय 2। तो पहला वाला था f ऑफ हाफ, तो f ऑफ हाफ कहां से कहां तक लाई करेगा? मगर ये तभी अगर x पॉजिटिव है, मैं बार बार कह रहा हूं, f ऑफ हाफ कहां से कहां तक लाई करेगा तब अगर डालोगे तो? -1/8 से लेके 1/8, और ऑप्शन नंबर ए था f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1/16। तो ये सही है।
और एफ ऑफ 2 कहां से कहां तक लाई करेगा तब बोलो, अगर x का वैल्यू पुट अप 2 करोगे तो -2 से 2। तो एफ ऑफ 2 तुम्हारा लाई कर रहा है -2 से 2 तक। क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही हुआ? ये दोनों सही है। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, देखोगे ये गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। -1/2 वो निकाल के देखना होगा। मैंने जैसे पॉजिटिव के लिए क्या, अदर केस तुम लोगे घर में जब x नेगेटिव है, क्या अंतर हो जाएगा? इंटीग्रेट तब 0 to x नहीं होगा, तब इंटीग्रेट करोगे x to 0। सिमेट्रिकल है, तुम डायरेक्टली बोलोगे सर सेम आंसर मिलेगा, मगर स्टिल मैं जब बताना मेरा फर्ज है, इसीलिए लिखना है तो लिख लो। लंबा आसम था। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट अब शुरू करूंगा। पेन एंड पेपर डाउट में ही अभी पूछ कुछ, ठीक है? ये वीक मगर मैं पेन एंड पेपर डाउट ही लूंगा, ठीक है? तो मुझे डाउट अगर है तो मुझे भेज देना और एक बार, ठीक है? भेज दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास एरिया शुरू करूंगा। आज एक बेसिक एरिया का सीट भेजा है, तो अगर एरिया अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया है तो उससे एरिया एक बार कर लेना, जो सीट मैंने आज भेजा है। उससे नेक्स्ट क्लास में करने के बाद जब मैं तुम लोग को आर्काइव दूंगा तो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोग के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगा। क्लास खुलने, स्कूल खुलने वाला है, मैं भी चीजों को खोलूंगा। मैं देखता हूँ जरा किस टाइप से चीजें खुल रहा है, किस टाइप से बाकी सब चल रहा है, ठीक है? वेट अ मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है? किसी को लिखना है तो लिखना, उसके बाद फिर, ठीक है? इंस्टीट्यूट खुलने से बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि फिर ये ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं। अगर ऑनलाइन नहीं क्लास लूंगा तो कोर्स तो और छोटा और स्लो चलने लगेगा। हो गया सर। चलो ठीक है, चलो आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? भेज भी दिया ये पीडीएफ, नहीं लिखे हो तो लिख भी लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास दोबारा बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये करवाऊंगा, क्या बोलते हैं, एरिया कराऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन बैंक में बहुत डिफिकल्ट सम्स है, हाँ। तो नेक्स्ट क्लास हो सकता है डाउट्स भी थोड़ा सा ले लूं, ठीक है? आज भी डाउट्स तो मैंने पहले लिया, मगर नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट अब नहीं लूंगा, हाँ। क्लास के बाद डाउट लूंगा तो क्लास से पहले नहीं, क्योंकि 2 घंटा में एरिया खत्म करने में मुझे चाहिए होगा। सर हाँ बोल। सर चलो जेई एडवांस वाला एक क्वेश्चन था ना सर, एक बार और समझा दीजिए। सर वो cos x बड़ा कैसे होगा 1 माइनस? कौन सा? सर वो जो जेई एडवांस आपने लिखा था वहां पे। और ये वाला, हाँ बोल। हाँ हाँ सर ये लाइन नंबर 12 सर, ये समझ नहीं, मेरा कहना है कि अगर मैं ये वाला करूं, अगर मैं ये करूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो अगर तुम माइनस एक्स टू पर 6/6 प्लस एक्स टू पर 8/8 मुझे हटाना है। सपोज मैं ये सबको हटाऊंगा, तो मुझे हटाने से तो मुझे ये देखना होगा ना ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक्स टू पर 4 के आगे प्लस साइन है और एक्स टू पर 6 के आगे माइनस साइन है, मगर ये सब क्वांटिटीज बहुत छोटे हैं, तो अगर तुम इसे हटाना चाहो तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। आया समझ में अब?
तो इसलिए अगर तुम पॉजिटिव क्वांटिटी हटा रहे हो तब तो ये बड़ा ही होगा, इससे होगा या नहीं। मगर अगर मैं बोलूं कि कभी मैं यहां नहीं हटाना है, मुझे इस वाले को हटाना है, मुझे इसे हटाना है, ये वाला हटाना है, तब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? x3 पर 6 होगा वो x3 पर 8 से बड़ा नेगेटिव। तो ये अब जब तुम एक नेगेटिव क्वांटिटी को हटा रहे हो तो तुम कुछ माइनस कर रहे हो ना, तो ये तो 1 माइनस आया समझ में? तो तुम जिस क्वांटिटी को हटा रहे हो तुम्हें देखना होगा कि वो क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हट रहा है या नेगेटिव क्वांटिटी हट रहा है। क्लियर है? सर ये फिर cos x बड़ा कैसे हुआ सर ये क्वांटिटी सर? ये cos x का तो यही था एक्सप्रेशन ना। हाँ सर। तो अगर ये cos x का एक्सप्रेशन है और ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या cos x इससे बड़ा नहीं हुआ? ठीक है सर, आगे सर। और ये वाला एक्सप्रेशन ही cos x का था ना, तो cos x इससे छोटा नहीं हुआ। हाँ सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्लास, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास से पहले डाउट नहीं लूंगा, क्लास के बाद डाउट लूंगा। ठीक है, चलो।